ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। बेस्ट सिलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे, आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे, आजमगढ़ से ध्यान कबो ना हटल रहे। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त आजमगढ़ में हम हैं और हमारे साथ हैं भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल निरहुआ। निरहुआ साहब का स्वागत है एक बार फिर यूपी तक पे, और खासतौर पे अब मध्यावधि चुनाव का समय भी बहुत नजदीक है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भैया, और आप सभी यूपी आज तक देखने वाले, यूपी तक देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। चुनाव तो अलग मुद्दा है, चुनाव तो होता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग चुनाव लड़े थे तो हम लोगों ने एक बात कही थी चुनाव हारने के बाद भी, कि चुनाव भले हम हारे हैं लेकिन यहाँ सरकार हमारी है, प्रदेश में भी और देश में भी। तो यहाँ के जो मुद्दे हैं, यहाँ के जो काम हैं, वो सरकार तक पहुँचानी हमारी जिम्मेदारी है और वो हम उसको निभाएंगे और वो हम हमेशा उसको निभाते रहे। जो भी आजमगढ़ में कार्य थे और नहीं हुए थे, जिनको होना जरूरी था, वो सारा हम पहुँचाते रहे। पिछली बार भी जब मैं आया था तो मुझे जितना यहाँ का बताया गया कि ये काम जो है जरूरी है, जो नहीं हो पाया, तो वो सारा कार्य लेकर के मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया था और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उस पर आदेश जारी किया। और अब हम लोग जब आए हैं तो इसलिए आए हैं कि ज़मीन पे कितना काम हो रहा है, मतलब हम जो योजना लेके गए थे वहाँ से आदेश भी आ गया, तो यहाँ पे वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो जानना हमको ज़रूरी था। तो फिनिहनी का एक तो हमने पुल का दिया था जो बहुत ज़रूरी था। 4-5 गांव जो है वो बाढ़ के चपेटे में आ जाते हैं, बड़ा तकलीफ होती है वहाँ मेहनगर। तो पता चला कि वहाँ पे कमेटी गई थी और उन लोगों ने पूरा सर्वे करके और अपनी रिपोर्ट दे दिया है। वो काम जो है वो चालू हो गया। दीवारा का था एक मुद्दा, बहुत लंबा था, बहुत दिनों से था, जो पुलिस चौकी के लिए, तो वो भी आदेश जब जारी हुआ तो उसके भी ज़मीन की मापी वगैरह सब चालू हो गई है, मतलब वो भी काम शुरू हो गया। इसी तरह से जो एक सबसे ज़रूरी आजमगढ़ के लिए है वो है आजमगढ़ का मास्टर प्लान। आज अगर कोई भी कुछ बनाना चाहता है और वो चाहता है कि उसका नक्शा पास हो और वो नक्शा बनवा करके अपने ज़मीन पे कुछ बनाए, तो वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि मास्टर प्लान बना ही नहीं है। तो इस वजह से पूरे आजमगढ़ को जो तकलीफ हो रही है उस पे मैंने निवेदन किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसका मास्टर प्लान बना दिया जाए। और हमारे जो DM सर हैं, जो कमिश्नर हैं, वो लोग मीटिंग करके और एक मानक जारी कर दें कि आप जो है इस दायरे में बना सकते हैं, इस दायरे में नहीं बना सकते हैं, कितनी दूरी पे बना सकते हैं, कितनी दूरी पे नहीं बना सकते हैं। तो कम से कम ये लोगों का जो काम है, जिसके लिए लोग परेशान हो रहे हैं, वो उनकी परेशानी दूर हो जाए। और ये मैं जब भी आजमगढ़ आता हूँ तो आजमगढ़ के लोग मुझे बताते तो ही मैं जान पाता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा। तो उस पर भी महाराज जी से मैंने निवेदन किया था, अब उस पर आदेश आया है, उसका भी ये लोग मीटिंग करके कमिश्नर साहब और DM साहब रिपोर्ट भेजेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। ये तो हार्ट सिटी की बात थी और काफी लोग परेशान थे इसको लेके। इससे तो विकास और राजस्व भी सरकार को अर्न होगा। बिल्कुल होगा। देखिए क्या है कि जब भी निर्माण कार्य होते हैं, जब नक्शा पास होता है, तो जब नक्शा पास होगा तो ही कोई काम कर पाएगा, नहीं तो लोगों के पास पैसे भी हैं, ज़मीन भी है, वो तैयारी करके बैठे भी हैं। बहुत लोगों ने ऐसा भी किया है कि भाई हमको यहाँ पे जब तक हमारा ये रजिस्ट्री का काम हो रहा है तब तक हम लोन पास करा लेते हैं, तो पता चला लोन तो पास हो गया लेकिन उनका नक्शा ही नहीं पास हुआ, अब वो कहाँ से बनवाएंगे। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, जिसको लेके पूरा मैं जितनी बार आया आजमगढ़, ये मुद्दा मुझे सबसे पहले लोग बताते हैं कि भैया पहले इस पे काम होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये गया था तो मुख्यमंत्री जी को बताया, उनको अवगत किया कि ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है ये निवारण हो जाएगा इसका,
खासतौर पे शहर के एक हार्टसिट में जो पुरानी जेल की जमीनें थी उस पे भी काफी लोगों की नजरें थी, उसको भी आपने हाँ, वो मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि ये जमीन ऐसी है जो जनहित के कार्य में आ सकती है। पुराने जेल की जमीन है, पुराना जेल बंद हो गया, अब वहाँ चूंकि बहुत बड़ी जमीन है और वो भी शहर के बीच में है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से अगर पार्क बन जाए, कुछ पार्किंग का बन जाए, मिनी मार्केट बन जाए, और जो ठेले वाले बेचारे रोड पे लगाते हैं उनको परेशानी झेलना पड़ता है, उनके लिए एक बन जाए ताकि वो लोग मार्केट बन जाए, वहाँ अपना ठेला मिनी मार्केट में वो लगा पाए, तो वो अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए भी महाराज जी ने आदेश दे दिया था, फोन कर दिया था तुरंत, तो उस पर भी यहाँ से रिपोर्ट जाएगी और उस पर भी कार्य शुरू हो जाएगा। तो ये सब ज़रूरी काम है जिसके लिए मुझे लगता है कि मैं जब भी मेरा घर तो यहीं बगल में गाजीपुर है ना, तो मैं अपने घर आता हूँ, माँ से मिलता हूँ, तो उसके बाद मुंबई वापस जाने से पहले या शूटिंग पे जाने से पहले मैं आजमगढ़ आता हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है कर्म भूमि पे। हाँ, मतलब कि यहाँ पे लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया, इतना लोगों ने साथ दिया, तो जब हमारी सरकार है और सरकार तक हम बात पहुँचा सकते हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम इनसे जाने और जान करके पहुँचाए, और वो हम लोग करते रहते हैं। चलिए दिनेश जी, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप पूरी तरीके से चुनावी मूड में भी हैं। अब खास तौर पे थोड़ी राजनीति की बात ये होती है कि जो समाजवादी पार्टी का गढ़, हालांकि समय समय पे ये कभी सोशलिस्टों का भी गढ़ रहा, कभी बस समाज पार्टी का भी गढ़ रहा, हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी का जो गढ़ अखिलेश यादव, जो एक यादव लैंड का एक लैंडमार्क बनाने की बात यहाँ कही गई, उस पे आपका क्या कहना? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आजमगढ़ के लिए कि आजमगढ़ को ना ही किसी नेता के लिए सोचना है, न किसी पार्टी के लिए सोचना है, न किसी जाति के लिए सोचना है, न किसी धर्म के लिए सोचना है, न किसी बिरादरी के लिए सोचना है। इस समय आजमगढ़ को सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ के विकास के लिए सोचना है। उसका कारण यह है कि आजमगढ़ की सीट जो खाली हुई है वो इसलिए खाली हुई है कि आजमगढ़ ने जिसको अपना अगुआ चुना था कि भाई ये हमारे जो है अगुआ हैं, ये हमारी बात करेंगे, ये हमारे लिए जो सरकार की योजनाएं हैं वो आजमगढ़ में लेके आएंगे और कार्य कराएंगे, तो उन्होंने तो छोड़ दिया आजमगढ़ को। तो अब ये आजमगढ़ को तय करना है ना कि भाई जब सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी का ही प्रतिनिधि अगर हम जिताएंगे तो आजमगढ़ के लिए फायदेमंद होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब न किसी जाति के लिए न किसी धर्म के लिए आजमगढ़ को फैसला लेना है, आजमगढ़ के विकास के लिए। और मुझे लगता है कि आजमगढ़ भी इसके लिए पूरी तरह तैयार है कि भाई देख लिया, सबको देख लिया, लेकिन अब थोड़ा सरकार के साथ भी रह के देख लेते हैं, क्या बुराई है। जी, कहा तो ये जाता है कि योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री जी की खोज दिनेश लाल निरहुआ। निश्चित रूप से महाराज जी ने ही मुझे खोजा था। मैं मुंबई में महाराष्ट्र दिवस जो आज है या कल है, आज ही है, आज ही के दिन, देखिए क्या आपने सवाल किया मतलब आज ही के दिन महाराज दिवस पे महाराज जी और हमारी जो राज्यपाल जी हैं वो, और हमारे उस समय महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं फडणवीस जी, तीनों लोग थे मंच पे, और मुझे महाराष्ट्र गौरव का सम्मान मिलना था वहाँ पे, तो मैं गया था वहाँ पे। रवि किशन भैया गए थे, आम्रपाली दुबे जी गई थी, और एक दो कलाकार थे, मालिनी अवस्थी जी थी। तो वहीं मंच पे मैं पहली बार मिला था महाराज जी को, और महाराज जी ने मुझे वहीं मंच पे ही कहा कि आप आइए लखनऊ, आपसे बात करनी है। तो मैं सोचा ठीक है भाई, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो कह रहे हैं तो ठीक है, जाना चाहिए, जाके मिलना चाहिए, कुछ तो बात होगी जिसके लिए वो कह रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा। फिर मैं शूटिंग करने जब आया मथुरा में, तो वहीं मुझे फ़ोन आ गया सीएम ऑफिस से कि आप आ जाइए, महाराज जी आपको याद कर रहे हैं। तो फिर मैं गया, महाराज जी से मिला, और फिर उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दिया कि आपको चुनाव लड़ना है, आप क्या सोचते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं आपकी ही विचारधारा पे चलने वाला आदमी मैं हूँ और बिल्कुल लड़ूंगा। और चूंकि वो चुनाव था 19 का,
और प्रधानमंत्री जी का चुनाव था। तो उन्होंने पूछा तो बताइए कि आप क्या कुछ आपको अगर बोलना है तो बोलिए, आपकी कोई शर्त हो तो बोलिए। मैं बोला शर्त क्या है, मैं बस यही चाहता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, जो पूरा देश चाहता है वो मैं भी चाहता हूँ, बस यही काफ़ी है। तो महाराज जी ने कहा बस ठीक है, तो इसीलिए तो आपको बुलाया है, आप लड़िए। तो ये था, सच में उन्होंने ही मुझे राजनीति में लाया था। अब मध्यावधि चुनाव हो, उसके लिए क्या तैयारी? और देखिए जो पार्टी का आदेश होगा वो तो पार्टी तय करती है। मेरा यहाँ आना जाना उससे मत जोड़िए, ये तो मेरा काम है। मैं तो हर 10 दिन पे 15 दिन पे महीना में आता रहता हूँ, और जो भी यहाँ मेरे सहयोगी लोग हैं वो लगातार यहाँ बने रहते हैं, और वो लोग देखते रहते हैं कहाँ पे कौन सा काम रह गया और कौन सा काम, तो मुझे भी वो लोग बताते हैं, तो मैं भी आ करके और यहाँ अधिकारियों से मिलना, वो काम करवाना, ये तो मेरा लगा रहता है। बाकी वो विषय जो है वो पार्टी तय करती है। पार्टी जिसको आदेश करेगी, अगर मुझे आदेश करेगी तो मैं जरूर लड़ूंगा, क्योंकि आपने देखा कि जब अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे थे और उनका महागठबंधन था, मतलब राहुल गांधी जी का भी सपोर्ट था, मायावती जी का भी सपोर्ट था, और चाचा शिवपाल जी का भी सपोर्ट कह लेंगे, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ प्रत्याशी नहीं दिया था। तो जब इतने लोग साथ में मिलकर लड़ रहे थे तो मैं लड़ लिया। तो अब तो उनका गठबंधन भी टूट चुका है और चुनाव जो है वो मध्यावधि वाला है, तो मुझे अगर आदेश मिलेगा तो मैं जरूर लड़ूंगा मैं जी। अब जिस तरीके से अखिलेश जी और मायावती जी की बातें चल रही हैं, एक अभी हाल फिलहाल में बयान आया कि राष्ट्रपति चुनाव पद के लिए मायावती जी को क्यों नहीं बीजेपी बनाती, क्योंकि उनके वोट सारे उन्होंने शिफ्ट कराए। अब ये देखिए अखिलेश यादव जी का एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी कहते हैं ना कि असफलता एक सच्चाई है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सोचो और सुधार करो, पर ये उनको आता ही नहीं है। वो हमेशा अपनी असफलता की जिम्मेदारी किसी और पे मढ़ देते हैं। कभी ईवीएम पे मढ़ देंगे बोलेंगे ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, कभी डीएम पे मढ़ देंगे, कभी चुनाव आयोग पे मढ़ देंगे। मतलब आप क्यों असफल हैं, अगर सच में उस चीज को आप सोचेंगे तो इस तरह की उलझुल बातें करेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सब उनका हमेशा का है। कभी वो मायावती जी को दोष दे देंगे, कभी वो हैदराबाद वाले हैं ओवैसी जी को जिम्मेदार ठहरा देंगे, तो ये उनका चलता रहता है। वो असली कारण क्या है वो कभी मानते नहीं है, और मानते तो उनका ये हाल होता भी नहीं जी। खासतौर पे अब शिवपाल यादव जी की भी बात आ रही है, एक तरफ ये भी कि बीजेपी से उनका कोलेबोरेशन होगा, शिवपाल यादव के साथ जो हुआ वो भी आप जान रहे हैं, इस तरीके का व्यवहार भी कम है। देखिए क्या है कि शिवपाल यादव जी को पहले तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे, विपक्ष का जो नेता बनता है वो बनाएंगे, और फिर पलट गए, खुद बन गए। तो आखिर उनको क्या मतलब, किस तरह से आप पार्टी में रखना चाहते हैं? उनका कुछ तो स्थान होना चाहिए, जो वो चाहते हैं, सम्मान ही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, पार्टी में उनका सम्मान होना चाहिए। यही बोल के, चूंकि वो उनकी पार्टी का मामला है उसमें हमको बोलना नहीं चाहिए, फिर भी अगर आपने सवाल किया है तो कोई भी रहेगा तो यही जवाब देगा कि भाई आप जिस पार्टी में हो उस पार्टी में अगर आपका सम्मान नहीं है तो आप कैसे रहोगे। तो अगर उनका वहां सम्मान नहीं है तो वो अपना देखेंगे कि उनको क्या करना है, वो खुद उनकी जिम्मेदारी है कि वो क्या निर्णय लेंगे। अच्छा दिनेश जी, इस वक्त एक मामला चल रहा है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी जारी हुआ है कि सारे धर्म स्थलों से जो लाउड स्पीकर और माइक हटाने की बात आई, तो उसको लेके अब तो रोल मॉडल के तौर पे हो गया, पूरे प्रदेश में इसको उठाया जा रहा है। देखिए उसमें मेरा मानना यह है कि अगर कहीं भी किसी भी वजह से कुछ भी समाज को ऊपर नीचे होता है तो सबके लिए नियम एक जैसा होना चाहिए, सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। अगर कहीं भी लाउड स्पीकर की बात उत्तर प्रदेश में हुई है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक स्थान पे हुई है, वो सभी सार्वजनिक स्थान पे हुई है। अगर कानून यहाँ पे कोई लगाया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर कोई भी निर्णय लेंगे तो वो निर्णय सबके लिए होगा, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए होगा। ये नहीं कि वो निर्णय मेरे लिए नहीं है और किसी और के लिए है, किसी और के धार्मिक स्थल पे
नियम लगाएंगे और हमारे धार्मिक स्थल पर नियम नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है। नियम अगर लगेगा तो सबके लिए लगेगा। तो मुझे लगता है कि, और यही योगी जी की सबसे बड़ी सफलता का कारण भी है कि वो पूरे प्रदेश को एक नज़र से देखते हैं, कभी भेदभाव नहीं किया उन्होंने। और जो भी केंद्र की योजनाएं हो या हमारे राज्य की योजनाएं हैं, सारी योजनाओं को हर गरीब तक, हर व्यक्ति तक बिना भेदभाव के पहुंचाया उन्होंने। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई भेदभाव किया गया है। ये है उत्तर प्रदेश के सरकार का दोबारा रिपीट होने का सबसे बड़ा कारण कि यहाँ भेदभाव नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जो भी कानून होगा वो सबके लिए होगा। जी चलिए दिनेश जी, अब हम ये चाहेंगे कि हमारे यूपी तक के दर्शकों के लिए, जैसा कि आप हम हमेशा अंत में उनके लिए गुनगुनाते हैं अपना मधुर स्वर से, तो हमारे यूपी तक के दर्शकों के लिए राजीव भैया को हमेशा एक गाना चाहिए होता है, और मैं कितना गाना बनाऊं। तो अभी के आजमगढ़ के हालात को जब मैं देखता हूँ राजीव भैया, मैं आजमगढ़ आता हूँ तो अभी के हालात देख के जो मेरे मन में बनता है, मैं 2 लाइन बना देता हूँ, आप वही सुन लीजिए और मेरे दर्शकों को भी मैं सुनाना चाहूँगा। आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे, आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे, आजमगढ़ से ध्यान कबो ना हटल रहे। अब भैया आवे चाहे भौजी, ना ही पीछे हटी मन मौजी, आरोही चाहे पार फैसला अटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे। तो आजमगढ़ के लिए तो यही कहना चाहूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। तो ये थे भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल निरहुआ, जिन्होंने अपने अंदाज में, सधे अंदाज में गा के भी बताया। और सबसे बड़ी बात जो इस इंटरव्यू के दौरान थी कि योगी जी की खोज रहे दिनेश लाल निरहुआ, तो वो भी आजमगढ़ के लोगों ने देखा है। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।